हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं सीटेट के लिए ईवीएस सब्जेक्ट के पेडागोजी के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रतिदिन बच्चे के सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखता है और उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक अभिलेख भी प्रस्तुत करता है। उपयुक्त विवरण का उपयोग होता है। यानी कि एक टीचर है, वो प्रतिदिन एक बच्चे के सीखने की प्रगति के, एक बच्चे ने कल कितना सीखा और आज उसके सीखने में कितना इंक्रीज हुआ, तो उसके सीखने का उसका ब्यौरा रखता है और उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक अभिलेख भी रखता है। जो घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं उनका वर्णन करते हुए उनका अभिलेख भी प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके के विवरण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उपाख्यात्मक अभिलेख के लिए, दूसरा है क्रम निर्धारण मापने के लिए, तीसरा है जांच सूची के लिए, चौथा है पोर्टफोलियो के लिए। तो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, उपाख्यात्मक अभिलेख के लिए इस तरीके की प्रोसेस की जाती है, इस तरीके की प्रक्रिया की जाती है। यानी कि यदि टीचर उपाख्यात्मक अभिलेख करना चाहता है बच्चे का, तो उसको उसके प्रतिदिन सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखना पड़ेगा और उसकी क्या है, जीवन में होने वाली घटित घटनाओं का भी वर्णनात्मक अभिलेख रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान हैं। यानी कि नीम के पत्ते और आम के पत्ते एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए देती है और उनसे कहती है कि इनमें समानता बताइए और किस तरीके से परस्पर भिन्न है और ये किस तरीके से आपस में भिन्न है, यानी अलग अलग हैं। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा? पहला ऑप्शन है मापना, दूसरा है परिकल्पना करना, तीसरा अनुमान लगाना, चौथा अवलोकन करना। तो मापना तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है, पत्तियां हैं। कल्पना भी नहीं हो रही, पत्तियां सामने हैं दोनों, नीम की भी और आम की भी। और अनुमान भी इसमें नहीं लगाया जा रहा क्योंकि पत्तियां सामने हैं बच्चों के। और चौथा है अवलोकन करना। तो राइट आंसर है अवलोकन करना। यानी कि वो एक नीम की पत्तियां देखेगा एक बार और फिर एक बच्चा आम की पत्तियां देखेगा और उनमें दोनों में समानता बताएगा और फिर असमानता बताएगा, यानी कि उनका अवलोकन करेगा, फिर उनके बारे में डिटेल से बताएगा। अगला है, मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है। यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर कई तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है शिक्षार्थियों के खालिस्तान का विकास करना, बोलने संबंधी कौशल, अभिसारी चिंतन, सुनने संबंधी कौशल या फिर सृजनात्मक चिंतन। राइट आंसर है सृजनात्मक चिंतन। यानी कि जब बच्चा मुक्त अंत वाले प्रश्न का हल ढूंढेगा तो उसके दिमाग में कई हल आएंगे एक उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए, जिससे उसकी सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? यानी कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कम महत्वपूर्ण है? तो शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक संवर्धन करना, ये तो महत्वपूर्ण है। दूसरा, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, ये भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में अगर शिक्षार्थी जागरूक होगा तो वो उसके लिए सबसे बेहतर है। तीसरा, समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी जिस समाज में बच्चा रहता है और सांस्कृतिक परिवेश में बच्चा रहता है उसके बारे में जब जिज्ञासा पैदा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज और संस्कृति के बारे में बच्चा जागरूक होगा, बच्चा जानेगा, जानने की कोशिश करेगा, जिज्ञासा पैदा होगी तो। चौथा ऑप्शन है प्रत्यय स्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्यय स्मरण यानी एक तरीके से और याद करना यहाँ पे एक तरीके से रटने वाली चीज़ होगी, यानी किस चीज़ को याद करना, एक रटना, जबकि इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन में सारी चीज़ें समझने की हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से कहानियों का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि किस्से और कहानियाँ, किस्से यानी किसी पुराने पात्रों को लेते हुए उनकी जीवन घटनाएं का वर्णन करना, और कहानियाँ भी किसी की कहानी। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है, पहले ए देखते हैं, ये बच्चे को संवेदनशील बनाता है, ठीक बात है ये तो। दूसरा, इसके द्वारा बच्चे पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है। कहानी में कोई पात्र है, बच्चे अपने आप को वहाँ पे उस पात्र की जगह पर रख सकते हैं। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा यह सबसे आसान तरीका है, ये सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है बच्चे के लिए तरीका किसी के लिए आसान लगता हो, किसी को ये आसान नहीं लगता हो। डी है, वे लिंग और संस्कृति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे कहानी सुनेंगे और किस्से सुनेंगे और उनके जो है वो संस्कृति के जो पूर्वाग्रह, जो रूढ़िवादिता चली आ रही संस्कृति की, उनसे और लिंग भेदभाव से दूर हो जाएंगे, ये आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर है ए और बी, यानी कि यह बच्चे को संवेदनशील भी बनाता है और इसके द्वारा बच्चे पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। जब बच्चा अपने आप को कहानी के किसी पात्र के रूप में रखता है तो बच्चा उस जिस तरीके से वो पात्र कार्य करता है उसकी सेम फीलिंग को अपने ऊपर रख कर देखता है, जिससे बच्चा संवेदनशीलता बच्चे के अंदर आती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, आकलन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? आकलन सत्र के अंत में किया जाना चाहिए। आकलन के आधार को समझने में स्व आकलन बच्चों की मदद करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आकलन के आधार को समझने के लिए बच्चा स्वयं अपने खुद का बच्चा आकलन करे कि तैने कितना सीखा है, तो ये बच्चे की मदद करता है आकलन के आधार को समझने में कि आकलन क्या चीज़ है। जब बच्चा खुद अपना आकलन करेगा तो बच्चे की समझ में ये चीज़ आएगी कि वो आकलन क्या चीज़ है और उसका क्या फ़ायदा आकलन का। तो तीसरा ऑप्शन है, बच्चों का आकलन व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है। समूह में भी बच्चों का आकलन करना चाहिए और इंडिविजुअल यानी अलग अलग मतलब व्यक्तिगत रूप से भी बच्चे का आकलन करना चाहिए। दोनों ही तरीक़ों से आकलन किया जाना चाहिए एक बच्चे का। चौथा ऑप्शन है, आकलन बच्चों की तुलना करने और उन्हें क्रम रैंक देने के लिए नहीं है, ये राइट आंसर, ये भी ठीक है। यानी कि जो आकलन किया जाता है उससे बच्चों में आपस में भेदभाव यानी तुलना नहीं की जाती एक दूसरे से, और ना ही उनको ऐसे कि तू सबसे बेहतर है तू उससे थोड़ा कमज़ोर है, उससे थोड़ा कमज़ोर, इस तरीके से बच्चों को रैंक नहीं दी जाती, बल्कि आकलन से बच्चों को उपलब्धि स्तर को देखा जाता है और उसी के हिसाब से उनके आगे की रणनीति तैयार की जाती है। तो राइट आंसर इसका आकलन सत्र के अंत में किया जाना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, आकलन बीच बीच में भी करते रहना चाहिए। तो ये सबसे कम उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लोगों का मनोरंजन करने के लिए नाचने वाले बंदर, यानी कि एक मदारी जो एक बंदर रखता है अपने साथ में, उनको नचाता है और जो उन लोगों का मनोरंजन करने के लिए, और एक स्वतंत्र बंदर, जो बंदर जंगल में देखने को मिल जाते हैं स्वतंत्र रूप से, उन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये किस तरीके से भिन्न है? तो इस प्रश्न के माध्यम से क्या आकलन किया जा रहा है, बच्चों से ये प्रश्न किया गया है कि एक स्वतंत्र बंदर है और एक नाचने वाला बंदर है, उनमें आपस में क्या भिन्नता है। तो इसके प्रश्न के माध्यम से बच्चे का क्या आकलन किया जा रहा है? परिचर्चा, प्रयोगात्मकता, प्रयोग तो इसमें हो नहीं रहा किसी भी तरीके से, सहयोग की भी कोई बात नहीं हो रही, अवलोकन भी इसमें नहीं किया जा रहा। इसमें क्या की जा रही है? इसमें बच्चे से परिचर्चा की जा रही है, परिचर्चा की जा रही है। बच्चा अपना तर्क रखेगा कि वो किस तरीके से भिन्न है, फिर उसके लिए उसके तर्क को आगे टीचर बढ़ाने में हेल्प करेगा, तो इस तरीके से परिचर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है? यानी 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन 2005 की रूपरेखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की, उसके हिसाब से सही है? तो पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 और 2 में एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में, लेकिन
कक्षा 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि कक्षा 1 से 2 में तो समग्र अध्ययन के रूप में पढ़ा रहे हैं, लेकिन 3 से 5 में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन को 1 से और 5 तक यानी प्राइमरी लेवल तक समग्र अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप। अगला ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए। ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि समग्र अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाता है। तीसरा है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1-2 में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में, ये भी यहाँ पे गलत हो गए, क्योंकि 1 और 2 में भी समग्र क्षेत्र के रूप में ही पढ़ाया जाता है, और 3 से 5 में समग्र अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाए, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी पर्यावरण अध्ययन को 1 से 5 तक यानी पूरे प्राइमरी लेवल पर एक समग्र अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाए। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार दिशा निर्देशों में बात कही गई है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन को समग्र अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए, यानी कि एक मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। अगला देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा 5 में जल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करता है। इस समूह चर्चा को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना, बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना, प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन करना, शिक्षार्थियों को जांचना। पहला ऑप्शन एक जो है ठीक है, क्योंकि सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान, यानी चर्चा हो रही है समूह में, तो उसमें सभी के लिए बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। चर्चा में क्या होता है, चर्चा में सभी के लिए अवसर दिया जाता है बोलने का, तो पहला बिल्कुल ठीक है। बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना, ये भी ठीक है, जब सभी के लिए बोलने का उसमें अवसर दिया जाएगा तो सभी अपनी अपनी बातें रखेंगे, जिससे क्या है, बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास होगा। अलग अलग एक ही टॉपिक पर यानी जल संरक्षण पर अलग अलग तरीके के अपने अपने विचार निकल कर आएंगे, जिससे बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास होगा। तीसरा, प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन करना, ये प्रबंधन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। चौथा है डी, शिक्षार्थियों को जांचना, यहाँ पर शिक्षार्थियों को जांचने की भी कोई इस समूह चर्चा में बात नहीं हो रही है। तो राइट आंसर है ए और बी। ऑप्शन में देखते हैं, पहला है ए तथा बी, दूसरा है केवल ए, तीसरा है ए तथा डी, चौथा है केवल सी तथा डी। तो राइट आंसर है ए तथा बी, यानी सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर भी प्रदान किया जाता है चर्चा में, और बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास भी होता है, बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास भी होता है। 10th क्वेश्चन है, अवलोकन तथा अभिलेखन रिकॉर्डिंग आकलन के संकेतक हैं। आकलन के संकेतक हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? क्या है कि अवलोकन करना बच्चों का, और अभिलेखन रिकॉर्डिंग कि उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को उनको लिखना, उनको रिकॉर्डिंग करना, उनके व्याख्यान करना। तो ये आकलन के 2 संकेतक हैं। निम्नलिखित में से इनसे आकलन करने के लिए क्या होता है, इनसे संकेत मिलता है आकलन करने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो देखते हैं, समीप के पार्क में क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाना, ये तो पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे बेहतर तरीका है, यानी कि क्षेत्र भ्रमण के द्वारा क्या है, बिल्कुल आकलन, सामने से बच्चा अवलोकन करता है चीज़ों का। समुदाय का सर्वेक्षण आयोजित करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। समुदाय का अगर सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है तो बच्चा वहाँ पे भी क्या करेगा, चीज़ों को नज़दीक करीब से देखेगा और समझेगा। तीसरा है कागज़ पेंसिल परीक्षा आयोजित करना, ये एक सबसे कम उपयुक्त तरीका है। कागज़ पेंसिल पर परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, ये बिल्कुल बच्चे का क्या है, बच्चे के लिए एक कठिन भी है और कम समझने योग्य तरीका है। चौथा, कक्षा में गतिविधियों का संचालन करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। गतिविधियों से तो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड चीज़ हो गई ना, गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है तो बच्चा इस तरीके से भी सबसे अधिक सीखता है। तो राइट आंसर है कागज़ पेंसिल परीक्षा आयोजित करना सबसे कम उपयुक्त है। ओके।